गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। बाकी प्रैक्टिस करते रहो पुराने टॉपिक्स की, ठीक है। उसमें कोई डाउट होंगे तो और हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो लॉज ऑफ मोशन जो है एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, और थ्रू आउट द फिजिक्स इसके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब अगर हमने पुराने टॉपिक्स में थोड़े बहुत अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो भी इस टॉपिक पे हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। पुराने टॉपिक्स थोड़े बहुत यूज होंगे, वेक्टर्स का थोड़ा सा यूज होगा, जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है उसका थोड़ा सा यूज होगा, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में कई सारी हम नई चीजें पढ़ेंगे और उनका बेसिक अगर नॉलेज भी होगा तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि अब आगे के जो टॉपिक है वो हम रेगुलरली अच्छे से साथ साथ में पढ़ते रहें, ठीक है। जितना पढ़ाया जाता है उसको रेगुलरली घर पे देखें, क्वेश्चंस खुद से करके देखें, जितना होमवर्क दिया जाता है उसको करें और समझ के करें। तो जिससे क्या होगा कि हमारा एक बेस स्ट्रांग बनेगा और कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट में। तो शुरू करते हैं, क्या होता है लॉज ऑफ मोशन। वैसे आपने ये सब चीजें 9th में पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा होता है, तो उसी को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में हम किसकी बात करते हैं? लॉज ऑफ मोशन में हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? तो पहले हम फोर्स को समझते हैं। तो कोई बताएगा फोर्स क्या होता है? मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें आम आदमी की भाषा में कि फोर्स क्या होता है, तो क्या होता है फोर्स? सब पुश और पुल। अट्रैक्शन। सब पुश और पुल, जिससे हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सही, ये पुष्पक ने बताया, सही बताया, चलो गुड। तो आप पुष्पक पढ़ के आया सही में, है ना, दिखाई दे रहा है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई भी चीज पुश या पुल, मतलब नॉर्मल सेंस में किसी भी आम आदमी को बताना है फोर्स क्या है, तो किसी भी चीज को धकेलना या खींचना, इसी को क्या बोला जाता है? फोर्स। कि हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उसको फोर्स बोला जाता है। और अगर फोर्स लगा रहे हैं बॉडी में, तो वो क्या करता है? बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन कोशिश करता है। जैसे तुमने जाके दीवार को धक्का दे दिया, अब ऐसा तो नहीं दीवार खिसक जाएगी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं हम खिसकाने की, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। तो अ पुल और पुश which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or direction of motion of any object। तो फोर्स क्या है? एक पुल या पुश है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, कर भी सकता है या कोशिश करता है। अगर नहीं कर रहा है तो कम से कम कोशिश कर रहा है उसकी। और किससे चेंज करने की? स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करना या डायरेक्शन चेंज करना, ऐसे कई चीजें फोर्स कर सकता है। आगे हम देखेंगे भी कि अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल भाषा में फोर्स क्या होता है? पुश या पुल जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। तुम किसी चीज को धक्का दोगे तो धक्के की डायरेक्शन होगी ना। जैसे तुमने अगर राइट की तरफ धक्का दिया या नॉर्थ की तरफ धक्का दिया तो कहां जाने की टेंडेंसी आएगी? नॉर्थ। साउथ की तरफ धक्का दोगे तो कहां जाने की टेंडेंसी आएगी? साउथ की तरफ, ठीक है। तो इसमें फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसीलिए एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स लगा दें और कोई इफेक्ट ना आए। तो किस किस तरह का इफेक्ट आ सकता है रिजल्टेंट फोर्स का, वो हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स क्या कर सकता है? इट मे चेंज ओनली स्पीड। ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ स्पीड को चेंज करे। मतलब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाता रहे लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती जाए, तो फोर्स लगा के ऐसा किया जा सकता है कि पार्टिकल की स्पीड से, एक पार्टिकल जा रहा है, हमने फोर्स लगा दिया और उसकी स्पीड बढ़ा दी एक ही लाइन में। तो अगर फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, तो इट में चेंज ओनली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इट में ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि एक पार्टिकल जैसे किसी कर्व्ड पाथ में या सर्कुलर पाथ में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है,
तो फोर्स ऐसा भी कर सकता है कि सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों चेंज कर दे, स्पीड भी चेंज कर दे और डायरेक्शन भी चेंज कर दे, ठीक है ना। तो मे चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे, जैसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब जैसे एक डायरेक्शन में जा रहा है फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ऐसे जाने लगा। और हमने ये भी देखा है किसी भी कर्व्ड पाथ में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या वेलोसिटी है वो कहां होती है, टेंजेंट के अलोंग। तो ये भी हो सकता है कि वो स्पीड भी चेंज कर दे और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर दे। और क्या हो सकता है, इट में चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है फोर्स कुछ नहीं कर रहा, जैसे हमने दीवार को ही धक्का दिया तो हमें लगेगा कुछ नहीं हुआ, ना तो स्पीड चेंज हुई ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई। तो वो दीवार को जब हमने धक्का दिया तो वो क्या कर रहा है, वहां पे शेप और साइज को चेंज करता है। अब वो शेप और साइज का चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो सकता है कि हमें अपीयर ना हो कि दीवार में कोई कंप्रेशन आया या कोई उसमें डिफेक्ट आया, शेप में चेंज आया, लेकिन होता है। अब वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अगर हम एक रबर की बॉल को प्रेस करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा तो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन पत्थर पे फोर्स लाए ऐसे दबाएंगे तो हमें लगेगा पत्थर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी डिफॉर्मेशन आता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। वो इफेक्ट किस किस तरह का हो सकता है कि वो या तो सिर्फ स्पीड को चेंज कर सकता है, या सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, या दोनों को भी चेंज कर सकता है साइमल्टेनियसली, या बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स की। फोर्स की क्या यूनिट्स होती हैं और डायमेंशंस क्या होती है। तो ये ऑलरेडी ऐसे हमने देखा भी था यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में। तो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का कॉमन फॉर्मूला जो होता है, फोर्स का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की ये यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट मास की क्या होती है, ग्राम, एक्सेलरेशन की सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। क्या रिलेशन होता है न्यूटन एंड डाइन में, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ठीक है। कैसे आया ये, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1000 और 100 मिलकर कितना हो जाता है, 10⁵। एक और यूनिट यूज की जाती है किलोग्राम फोर्स। तो ये क्या होती है, ये होती है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स 1 kg बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। देखो ये कहां यूज होती है, जैसे हम किसी भी चीज का वेट मेजर करते हैं, जैसे हम बाजार से आलू लेके आए, कितने बोलते हैं, 5 किलो आलू लेके आए, 5 किलो क्या बोलते हैं, उसका वेट। लेकिन ध्यान रखना है वेट इज फोर्स और केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। तो अगर हम 5 केजी आलू लाए तो मतलब हम क्या बता रहे हैं, उसका वेट बता रहे हैं 5 केजी, तो वो गड़बड़ हो गई क्योंकि वो तो मास हो गया 5 केजी। तो एक्चुअली वो कौन सी यूनिट होती है, वो होती है केजीएफ। जैसे हम अपना भी वेट मेजर करते हैं कि भाई हमारा वेट है 65 केजी, मान, तो 65 केजी तो वेट नहीं हुआ ना, वेट वो तो मास की यूनिट हो गई। तो एक्चुअली हम कई बार वेट मेजर करते हैं केजी में, तो वो यूनिट क्या होती है, एक्चुअली केजी नहीं होती, किलोग्राम फोर्स होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम वेट को केजी में मेजर कर रहे हैं तो उसको जी से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें फोर्स किसमें मिलेगा, न्यूटन में, या वेट किसमें मिलेगा, न्यूटन में। तो इस रीडिंग को, यूनिट को क्या बोला जाता है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो केजीएफ क्या होता है, फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाय जी, यानी कि हमें न्यूटन में फोर्स चाहिए तो जो किलोग्राम फोर्स है उसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम केजी भी बोलते हैं एक्चुअली इट इज किलोग्राम फोर्स। तो कई जगह पे केजीएफ भी लिखा होता है, या कई जगह पे वेट के लिए केजी भी लिखते हैं, दोनों का सेम मतलब है कि उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो टू फाइंड फोर्स इन न्यूटन फ्रॉम केजीएफ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय जी। जी की वैल्यू सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देख सकते हो, केजी मास के लिए एम, एक्सीलरेशन का LT-2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का MLT-2, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो क्या होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, कि देखो हम नेचर में जितने भी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं
हमारे आसपास जितने भी हम फोर्स हैं, चाहे वो केमिकल हो, न्यूक्लियर हो, मस्कुलर हो, इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल हो, जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, तो ऐसा देखा गया कि उन सारे फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो 4 कैटेगरीज हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, जितने भी फोर्सेस हम देखते हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, मस्कुलर फोर्स, केमिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी फोर्सेस के नाम हम ले सकते हैं, सोच सकते हैं, सारे फोर्सेस को ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 4 तरह के इंटरेक्शन, फोर्स मतलब इंटरेक्शन, तो 4 तरह के इंटरेक्शंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर ऐसे कुछ होता है ना? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और और बताओ, भूल गए एक? चलो, तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो फोर्स हम नॉर्मली कॉमन फोर्स है जिसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 तरह के फोर्सेस हैं जिसमें हम सभी फोर्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन दीज 4 काइंड ऑफ फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन which exists between two particles of masses m1 and m2 due to their masses। तो बेसिकली जो मास के कारण फोर्स होता है, मास के कारण अगर बॉडीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो अगर 2 पॉइंट मासेस हैं, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो 2 पॉइंट मासेस हैं, मान लो m1 m2, उनके बीच की सेपरेशन है r, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है gm1m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड gm1m2 बाय r स्क्वायर होता है। और g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है, मास के कारण। तो अगर पार्टिकल्स का मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितना लगता है, 2 पॉइंट मासेस के बीच में gm1m2 बाय r स्क्वायर। g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसमें देखोगे अगर मासेस बहुत स्मॉल है, मतलब स्मॉल मतलब 100 केजी के भी हैं, तो अगर दोनों मासेस 100 केजी के हम मान लें, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या रहेगा, ये 100 तो 10⁴ इंटू जी करोगे तो भी 10⁻- कितना आएगा, 7। आर अगर 1 सेंटीमीटर भी मान ले तो सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, उसका इसका 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो भी फोर्स मिली न्यूटन के ऑर्डर का आएगा। तो नॉर्मली जो मासेस हम देखते हैं, जैसे 2 ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखे हुए हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादातर मीनिंगफुल कब होता है, जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सन के अबाउट जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, प्लैनेट्स के अबाउट सैटेलाइट्स घूम रही है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें मास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो हमारे लिए इस चैप्टर में या अभी जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनमें 2 पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात नहीं करेंगे, वो फोर्स नेग्लिजिबल होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है, उसमें अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, तो अर्थ का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है वो सिग्निफिकेंट फोर्स होता है, और उसी फोर्स को हम कंसीडर करेंगे, अर्थ का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे। 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में नॉर्मली लगने वाला फोर्स
हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज इसकी। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स एंड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे कमजोर फोर्स होता है नेचर में, ठीक है, और हमेशा लेकिन कैसा होता है, अट्रैक्टिव। ये क्या करता है, बॉडीज को पास लाने की कोशिश करता है, और सबसे वीकेस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू का फोर्स होता है। अगर हम सेम कंडीशंस की बात करें, सेम टाइप का मैग्नीट्यूड है, सेम डिस्टेंस है, तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। फिर इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एज इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स सिचुएटेड इन द यूनिवर्स। जो लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज मतलब वही काफी दूरी तक भी एक्ट करता है। जैसे हम देखें सन और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, इनफैक्ट सन और प्लूटो, नेपच्यून जो और भी दूर है उनके बीच में भी लग रहा है। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। लगने को तो हर चीज में लग रहा है, अपने जैसे अर्थ और सन के बीच में, क्या अपने और सन के बीच में भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, लेकिन बस डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे, किस तरह की वैल्यू है, जिसके हिसाब से चीजें जो है हम देख पाते हैं। तो जैसे सन के अबाउट प्लैनेट्स घूम पा रहे हैं, तो किस कारण से घूम पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। प्लैनेट्स के अबाउट सैटेलाइट्स घूमती हैं, कैसे घूमती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स ये होता है। फिर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दो पार्टिकल्स हवा में रखे हुए हैं, पानी में रख दो, दूध में रख दो, शहद में रख दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां रख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, सेम। इसीलिए ये जो जी है, इस जी को क्या बोला जाता है, इस जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहेगी, डिपेंड नहीं करती है मीडियम पे या किसी और चीज पे। तो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन दी पार्टिकल्स। अब जो हमको ज्यादातर जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, वो क्या है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है। तो अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, उस पे अर्थ जो अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, या सेंटर मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें सरफेस पे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लगाती है वो किसके बराबर होता है, mg, जिसमें m तो क्या हो जाता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is approximately sometimes हम क्या ले लेते हैं उसको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कई बार सिंप्लिसिटी के लिए पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे पाई से कट रहा हो तो 9.81, पाई होता है 3.14, उसका स्क्वायर करोगे तो रफली 9.81 के आसपास आएगा। तो पाई स्क्वायर भी ले सकते हैं कई बार, या दिया भी होता है कि ये लेना है, या हम कभी अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा ले सकते हैं। और फीट में अगर बात करें तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स जरूरी नहीं है। एक डाउट पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स, नहीं, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है ना। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ा तो वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, तब भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली किसके कारण होता है, चार्ज के कारण। तो अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो चार्जेस वाले फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत तुम्हें दो चार्जेस के बीच का फोर्स का आइडिया भी होगा। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, रिपल सर। हाँ, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। ठीक है, बाकी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों फोर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, मैग्नेटिक फोर्स भी। तो वो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं सब चीजें डिटेल में। लेकिन ज्यादातर जो कॉमन यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो हम उसका एक फॉर्मूला देखते हैं, वो तुम्हारे केमिस्ट्री में 11th में यूज हो जाता है। तो इसलिए अभी हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद तुमने पढ़ा भी हो किसी ने 10th क्लास में,
10th में पढ़ा भी देते हैं ये चीजें। तो अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है r, कैसे चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये क्या होता है, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगता है। अब ये फोर्स अगर लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो रिपल्सिव हो जाएगा, और अनलाइक है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ठीक अच्छा रहेगा। मतलब फिजिक्स में तो यूज नहीं होगा, अभी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे और बाकी बहुत सारी चीजें सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन आप केमिस्ट्री में जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हो तो कई बार ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है उसको इसी तरह से लिखा जाता है, तो वहां पर ये काम आ जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसकी हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। फिर ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, काफी डिस्टेंस पे भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, ये मीडियम पर डिपेंड करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। के क्या मीडियम पे डिपेंड करता है, के जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो के की वैल्यू हमने लिखी है, ये किस में लिखी है, इन वैक्यूम, ठीक है, या एयर, उसके लिए ये के की वैल्यू होती है। बाकी के जो है यहां पर डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो अभी उससे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि जब बाद में 12th क्लास में डिटेल में हम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यहां पर के मीडियम पर डिपेंड करता है, इसलिए मीडियम में फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, वैक्यूम में डिफरेंट होती है। फिर जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस है एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, अर्थ जो लगा रही, उसके अलावा जो भी हम फोर्सेस जनरली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब हमको जो दिखाई देते हैं बड़े पैमाने पे, जैसे मस्कुलर फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स है या रस्सी के अंदर टेंशन है, ठीक है, ऐसे जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मतलब उसका कहीं ना कहीं कारण क्या होता है, चार्जेस होते हैं जो बॉडी के अंदर, हर मॉलिक्यूल जो है बॉडी है उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस के कारण ही क्या होते हैं, वो फोर्सेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के जितने भी हम आसपास फोर्सेस देखते हैं, जो दिखाई देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील कर पाते हैं हम, वो मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। माइक्रो मतलब जो बहुत ही माइन्यूट फोर्सेस होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते, जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहे हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे। ग्रेविटेशन को छोड़ के जितने भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फोर्सेस हैं, वो सब जो है कैसे फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ नॉन कांटेक्ट, कुछ बोल रहे हो एकांश? सर कांटेक्ट होता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स? देखो वो अभी हम बात करेंगे, इसमें भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, उसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। दोनों चार्जेस फोर्स लगाने के लिए कोई कांटेक्ट की उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन जितने कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं वो सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जरूरी नहीं है कांटेक्ट फोर्स हो, लेकिन जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है। तो जो कांटेक्ट फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन, रस्सी के अंदर टेंशन, आगे हम देखेंगे नॉर्मल, वो सब चार्जेस के कारण लगते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो देखोगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करता है, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस तो बिखर जाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो तो भाई फोर्स लगा नहीं रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को बांध के रखते हैं, किस फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियॉन्स है इनके बीच में क्या लगते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये बहुत छोटे मतलब कम डिस्टेंसेस पे लगते हैं, जो न्यूक्लियस का साइज है उस डिस्टेंस पे लगते हैं, तो लार्ज डिस्टेंस पे लगते नहीं है, ये दिक्कत है।
तो अगर डिस्टेंस स्मॉल है, न्यूक्लियस के साइज के ऑर्डर की डिस्टेंस है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। ठीक है, इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स रिपेल करते हैं, उसके बावजूद भी ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, न्यूक्लियॉन्स को क्या करते हैं? बांधे हुए रखते हैं। फिर इट एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस अप टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करते हैं। ये एक इसके साथ वो है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस नहीं होते। जैसे हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं होते। ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। ये सिर्फ न्यूक्लियर डायमेंशंस में एक्ट करते हैं। जो न्यूक्लियर डायमेंशंस किस ऑर्डर की होती है? 10⁻⁻15 मीटर, जिसको फर्मी भी बोला जाता है। तो ये है कि न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ न्यूक्लियर डायमेंशंस में एक्ट करते हैं, और न्यूक्लियर डायमेंशंस में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एक्चुअली क्या होता है? कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको जनरली बीटा डीके बोला जाता है। उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन्स होते हैं इस तरह के, इनमें जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उनको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा हमारे मतलब स्टडी में नहीं आते हैं अभी इस लेवल पे। 12th में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है कि ये पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो उस ड्यूरेशन में जो फोर्सेस लगते हैं उसको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो अंडर इट्स एक्शन अ न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू अ प्रोटॉन एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रॉन। अब इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। बस ध्यान रखना है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, वहां पर ऐसे फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही स्मॉल होती है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से भी स्मॉल होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियर डायमेंशन में लगते हैं, ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साइज के ऑर्डर की डायमेंशंस में लगते हैं। तो बहुत ही स्मॉल रेंज होती है। अच्छा, अगर हम रफली इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका ऑर्डर इस तरह का होता है 1:10⁻², 2:10⁻7, 10⁻38। यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये जस्ट एक रफ एस्टिमेट है जो हमें कई बार आइडिया होना चाहिए। ऐसे सबसे स्ट्रांग कौन से होते हैं? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स आर दी वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, तो वीकेस्ट फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, इसमें हिमांगी बोली सर ये सारे फोर्सेस का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। हाँ बेटा, फॉर्मूले सबके डिफरेंट होते हैं। अभी फॉर्मूले में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है वो क्या होता है? mg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थोड़ा बहुत जो जरूरत पड़ सकता है केमिस्ट्री में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? K(Q1Q2/r²। बस इतना ही काम का है। बाकी अभी ज्यादा हमें फॉर्मूलों में जाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। चलो, तो कांटेक्ट के बेसिस पे फोर्सेस का क्लासिफिकेशन। अब देखो, कांटेक्ट के बेसिस पे हम फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है फील्ड फोर्स। देखो, कांटेक्ट फोर्स मतलब अगर किसी फोर्स को लगाने के लिए दो बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी है तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मेरे को किसी चीज को धक्का देना है, तो अब मेरे को, मैं ऐसे नहीं कि ऐसे हाथ करूं और धक्का दे दूं, है ना, इतनी पावर नहीं है अपने पास। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट में जाना पड़ेगा उस चीज के, और क्या करना पड़ेगा? जाके धक्का देना पड़ेगा। तो मुझे कांटेक्ट में ले जाना पड़ेगा हाथ को,
तभी मैं धक्का दे सकता हूं। ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है? कांटेक्ट फोर्स। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग जाता है। जैसे मैं किसी चीज को छोड़ दूं, अब वो छोड़ दूं तो वो अर्थ के कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अर्थ की तरफ चली जाएगी। तो बिना कांटेक्ट के भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींच पा रही है। ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है फील्ड फोर्स। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अर्थ ने अपने आसपास एक फील्ड, एक ऐसा रीजन क्रिएट कर रखा है जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, चाहे कांटेक्ट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो बिना कांटेक्ट के भी जो फोर्स लग सकता है उसको क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया दो चार्जेस के बीच में, वो कैसा है? फील्ड फोर्स है। लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है और मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं कहलाते हैं। समझ आ रहा है? तो कांटेक्ट के आधार पे फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी होती है? तो एक तो फील्ड फोर्स। क्या होता है फील्ड फोर्स? फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड क्रिएट करता है मतलब सीधी सी बात है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जिसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है। इसको क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर दूसरे जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज बाय शॉर्ट रेंज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। तो बेसिकली कांटेक्ट के कारण, कांटेक्ट का मतलब है कि जब बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो भी उनमें क्या हो रहा है? जो चार्जेस हैं वही एक दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्सेस लगा रहे हैं। मतलब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम दो चीजों को दबाते हैं, खींचते हैं, उसके कारण फोर्स लगता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है? बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी होता है, इसी को कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। हाँ, फील्ड फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स जिसके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है दो ऑब्जेक्ट्स का, फील्ड फोर्स जिसके लिए कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं, और वो कांटेक्ट में आके भी लग सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडीज कांटेक्ट में तब भी लग रहा होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि उसमें कांटेक्ट में होने की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको फील्ड फोर्स बोला जाता है। और जिस फोर्स के लगने के लिए कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल इसमें नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, ये अभी हम समझेंगे पूरे सब चीजें क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, टेंशन क्या होता है, फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम जो यूज करेंगे मेनली, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है या फील्ड फोर्स है, और दूसरा नॉर्मल, टेंशन, और अगला चैप्टर फ्रिक्शन हम अलग से पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। तो फ्रिक्शन के बारे में हम सीखेंगे इस क्लास, मतलब 11th के कोर्स में ज्यादातर। तो थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स का। चलो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। देखो, नॉर्मल वर्ड यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स में वो मैथ्स वाला नॉर्मल एक तरीके से। तो मैथ्स में नॉर्मल किसके लिए यूज किया जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अपना वो जनरल भाषा वाला नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स मींस परपेंडिकुलर फोर्स। तो अगर सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। जब हमने बोला कांटेक्ट फोर्स मेनली, अभी मैं तीन नाम लिए, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, तो इनको हम देखेंगे क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है। तो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स है ये? कांटेक्ट फोर्स। तो अगर बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है इसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द सरफेसेस इन कांटेक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये क्या मेजर करता है कि दो सरफेसेस कितने स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने दो सरफेस को प्रेस किया, अगर कम प्रेसिंग है तो नॉर्मल भी कम लगेगा, ज्यादा प्रेसिंग करेंगे तो नॉर्मल भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो नॉर्मल क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेजर करता है कि दो सरफेसेस कितने ज्यादा एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रेसिंग होगी नॉर्मल उतना ज्यादा होगा।
और जितने भी ये कांटेक्ट फोर्सेस हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मतलब इसका जो बेसिक रीजन मतलब कारण है वो क्या होता है, चार्जेस ही होता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक अर्थ पे रखा हुआ है, अब ब्लॉक अर्थ पे रखा हुआ है तो सबसे पहले देखिए इसका कांटेक्ट कहां पे है, तो कांटेक्ट इस सरफेस पे है जहां पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक जो है अर्थ के साथ कांटेक्ट में है। तो अब इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे अर्थ को प्रेस कर रहा है, कहां की तरफ प्रेस करेगा, नीचे की तरफ। तो ब्लॉक ने अर्थ को जो प्रेस किया नीचे की तरफ, वो अर्थ पे लगने वाला नॉर्मल हो गया। और अर्थ ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस कर रही होगी, मतलब नीचे जाने से रोकेगी, तो नीचे जाने से रोकेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ प्रेस कर रही होगी ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक पे लगने वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो सरफेस जो है कांटेक्ट सरफेस, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो अब और थोड़ा सा बात करें नॉर्मल फोर्स की। जैसे मान लो एक टेबल रखा हुआ है सरफेस के ऊपर। अब देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स। अब लेकिन अगर किसी बॉडी के एक से ज्यादा पॉइंट्स कांटेक्ट में है, पॉइंट्स की बजाय हम बोलते हैं सरफेसेस कांटेक्ट में, तो उतने नॉर्मल हमें यूज करने पड़ेंगे। जैसे ये टेबल है, इसको अगर हमने रखा तो इसके 4 पांव जमीन के कांटेक्ट में होंगे, तो हमें कितने नॉर्मल बनाने पड़ेंगे, 4 नॉर्मल। ठीक है, मतलब जितने सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उतने नॉर्मल हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो इसके 4 पांव है तो में से 4 नॉर्मल। तो ये टेबल भी 4 पॉइंट्स पे अर्थ को प्रेस कर रहा होगा नीचे की तरफ, और अर्थ भी 4 जगह से इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही हो। अच्छा, ये चारों नॉर्मल बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। डिपेंड करता है, टेबल अगर यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है तो नॉर्मल बराबर हो जाएंगे। टेबल कहीं ज्यादा भारी है, एक तरफ हल्का है, या हमने टेबल के ऊपर कुछ बुक रख दी, जहां बुक रखेंगे वहां ज्यादा प्रेसिंग हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, प्रेसिंग पे डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मल अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने सबको नाम अलग अलग दे दिया, N1 N2 N3 N4। अभी हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कितने नॉर्मल लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, तो क्या करें, हियर टेबल प्रेसेस द अर्थ। तो टेबल अर्थ को 4 जगह पे प्रेस कर रहा है, तो 4 नॉर्मल अर्थ पे लग गए, N1 N2 N3 N4। और ऐसी अर्थ जो है वो टेबल पे लगाएगी 4 नॉर्मल, तो वही एक पांव पे N1, दूसरे पे N2, तीसरे पे N3, चौथे पे N4। तो ये एक ध्यान रखना है, एक तो नॉर्मल कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर जितने सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे उतने नॉर्मल लगेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक इंक्लाइंड सरफेस है, अब इंक्लाइंड सरफेस है तो इसमें कांटेक्ट कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। तो अब ब्लॉक जो है इस पे फोर्स लगा, देखो ब्लॉक पे mg तो नीचे ही लगेगा, ध्यान रखना, mg ऐसा नहीं एंगल पे लगेगा, mg नीचे ही लगेगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे देखा जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस ब्लॉक के कारण जो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। और इंक्लाइंड के कारण जो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो ब्लॉक पे ऐसे। ठीक है, तो सर ब्लॉक इंक्लाइंड को नॉर्मली इस तरफ, मतलब इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर ऐसे इस तरफ क्या कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, और इंक्लाइंड उसको सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ प्रेस कर रहा होगा या धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो इंक्लाइंड सरफेस में हम नॉर्मल देखें तो ऐसे लग जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ब्लॉक पे देखें तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये नॉर्मल फोर्स का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो नॉर्मल कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जितने कॉन्टेक्ट सरफेस उतने नॉर्मल। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि कभी अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, या कैसा भी सरफेस हो सकता है, मान लो ऐसा सरफेस है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के केस में जो नॉर्मल लगेगा वो टेंजेंट, बेसिकली सरफेस टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ठीक है,
मतलब एक सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में सरफेस कैसा होगा, उस पर एक टेंजेंट जैसी होगी। सरफेस का मतलब जो टच कर रहा होगा, तो सर्कल को एक प्लेन सरफेस एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, तो दिस सरफेस वुड बी लाइक अ टेंजेंट। और टेंजेंट से जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ठीक है, हाँ इसमें अब भव्या ने पूछा है कि ये जो नॉर्मल लगाएंगे ये सेम होगा। हाँ, जितना ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा उतना ही सरफेस भी ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा। या आगे हम देखेंगे भी दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ब्लॉक जो नॉर्मल सरफेस पे लगाएगा, सरफेस भी उतने ही मैग्नीट्यूड का नॉर्मल ब्लॉक पे लगाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो नॉर्मल कैसे लगता है, नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, फिर जितने सरफेस उतने नॉर्मल। फिर सर्कुलर या स्फेरिकल के लिए सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नॉर्मल के बारे में जो हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद टेंशन। तो टेंशन मतलब तनाव, है ना। तो यहाँ पे तनाव का क्या मतलब है, जो हमारी जिंदगी में होता है वो वाला तनाव नहीं, बाकी चीजें वैसी हैं। तनाव कब आता है, जब हम अपनी मन मर्जी की चीजें नहीं कर पाते, है ना। एक्सटर्नल कंडीशंस क्या करती हैं, हमें अपने मन मर्जी से रोकती हैं और कुछ फोर्स्ड चीजें करने पे विवश करती हैं, तो तनाव आ जाता है। ऐसी एक रस्सी भी है, वो क्या चाहती है, अपनी एक नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। तो जब उसको हम खींच कर उसकी लंबाई को बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी नेचुरल स्टेट से उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, डेविएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं जो बाहरी जो उस पे खिंचाव है उसका क्या करता है, अपोज करते हैं। तो उसी अंदरूनी फोर्सेस जो डेवलप होते हैं, इंटरनल फोर्सेस, उन्हीं को क्या बोला जाता है, टेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग is an electromagnetic force. It arises when a string is pulled to increase its length. तो इसका भी कारण चार्जेस ही होते हैं कि एक रस्सी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टम जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो किस में रहना चाहता है, एक अपनी ऐसी स्टेट में जो स्टेबल स्टेट है, बेसिकली जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट है। जैसे हम किसी चीज को छोड़ें, कहां जाके रुकेगी, ग्राउंड पे। क्यों, ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। वहां से उठा के छोड़ोगे तो फिर वहीं जाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं सारे, उनके बीच में भी क्या होता है, एक सेपरेशन पे वो सबसे स्टेबल स्टेट में होते हैं, वहां पर वो स्टेबल होते हैं, उनपे नेट फोर्स 0 होता है। अगर वहां से हम उनको खींच कर सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो उसका अपोज करते हैं और वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हम रस्सी को जब खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर ले जाते हैं हम, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर जाने का अपोज करते हैं और उसके कारण जो फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द स्ट्रिंग, उसी को टेंशन बोला जाता है। तो मान लो एक रस्सी है, उसके हम दोनों एंड्स को खींच रहे हैं, हमने यहां से दोनों एंड से पकड़कर ऐसे खींचा रस्सी को, तो क्या हुआ, अब स्ट्रिंग जो है इसको हम बहुत स्मॉल स्मॉल सेगमेंट से मान सकते हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, मतलब बहुत सारे होंगे, हमने समझने के लिए मान लिया ऐसे कुछ 5-7 मॉलिक्यूल्स हमने मान लिए। तो अब ये कोई भी 2 मॉलिक्यूल देखो, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल हम देखें, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रहना चाहते हैं जिसपे ये थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने खींचा, खींच के हमने क्या किया, इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश की कि भैया हम इस मॉलिक्यूल को तो इधर ले जाना चाहते हैं लेफ्ट में, इसको राइट में, हमने सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश की। तो ये क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। विरोध कैसे करेंगे, ये एक ऑपोजिट में फोर्स डेवलप करेंगे जो एक दूसरे को जाने से क्या करेगा, अपोज करेगा।
तो ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने लगेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने लगेगा, और यही जो फोर्सेस डेवलप होते हैं इसको क्या बोला जाता है, टेंशन बोला जाता है। तो अगर हम एक रस्सी ऐसे है उसको और कट करके देखें अब बीच से, कि भाई जैसे ये रस्सी है दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो अगर हम कट करके देखें, जैसे हमें इधर बीच में कहीं पे टेंशन बताने की, बीच में क्या टेंशन होगी, तो अगर इस हिस्से पे देखें और इस हिस्से पे देखो, अब क्या हो रहा है, तो ये जो हिस्सा लेफ्ट में है इसको टेंशन कहां की तरफ खींच रही होगी, राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को यहां वाला मॉलिक्यूल दूर जाने से रोकेगा, और जो राइट वाली रस्सी है इसको टेंशन कहां की तरफ खींच रही होगी, अपनी तरफ। ठीक है, देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक तरीके से धक्का देने वाला फोर्स होता है। एक सरफेस पे ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक जमीन को नीचे धक्का दे रहा है, जमीन ब्लॉक को कहां धक्का दे रही है, ऊपर। लेकिन टेंशन कैसी होती है, खींचने वाली। तो जब हमने इस आधे पार्ट को देखा रस्सी को, तो इसको टेंशन अपनी तरफ इधर खींच रही होगी, इस दूसरे पार्ट को भी टेंशन अपनी तरफ खींच रही होगी। तो दोनों में देखो यही अंतर होता है थोड़ा सा, कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखें जहां पे हमें फोर्स बताना है, तो नॉर्मल कैसे लगेगा, टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को धक्का देने वाला लगेगा। और टेंशन कैसी लगेगी, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, उसको खींचने वाली। रस्सी क्या कर सकती है, खींच सकती है, रस्सी धक्का दे नहीं सकते किसी चीज को। तो ये थोड़ा सा एक और चीज सोचने और समझने वाली है कि टेंशन कब लगती है, जब स्ट्रिंग का केस होता है, रस्सी का केस होता है। कब, जब हम रस्सी को खींचकर उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और टेंशन फोर्स उस लेंथ को बढ़ने का अपोज करेगी। तो जिस भी पॉइंट पर देखना है, देखो टेंशन कहाँ आएगी, रस्सी के अंदर। अब हमको जिस भी पॉइंट पे देखना है वहां से रस्सी को तोड़कर देखें, तोड़कर देखेंगे तो क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड वाली रस्सी को राइट साइड वाली रस्सी अपनी तरफ खींच रही होगी, राइट साइड वाली को लेफ्ट साइड वाली अपनी तरफ खींच रही होगी। ये टेंशन होता है। तो ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो फिर आगे चलें। अब फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, या होता नहीं है तो भी होने की क्या हो, टेंडेंसी हो। तो अगर होने की टेंडेंसी है तो क्या लगता है, फ्रिक्शन वहां पर लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। और कैसे लगता है ये, अलोंग दी सरफेस लगता है। तो देखो जैसे किसी भी सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स जो है, मतलब कांटेक्ट के कारण जो फोर्स है वो सरफेस के, जरूरी नहीं है हमेशा परपेंडिकुलर लगे। अगर स्मूथ सरफेस है तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, बाकी रफ सरफेस है तो वो एंगल पे भी लग सकता है। तो उस कांटेक्ट फोर्स के हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट कर देते हैं। तो जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसको तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और जो टेंजेंशियल टू दी सरफेस लगता है उसको क्या बोल देते हैं, उसको फ्रिक्शन बोल देते हैं। और फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन जो है उसको अपोज करता है। जो दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करता है। तो जैसे एक ब्लॉक है सरफेस पे, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन है, इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकेगा। तो ब्लॉक पे कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। और अगर सरफेस पे बात करेंगे तो इसी फोर्स का एक रिएक्शन पेयर लग जाएगा, वो कहां की तरफ लगेगा, आगे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें फ्रिक्शन का आइडिया होना चाहिए। बाकी हम फ्रिक्शन को अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन को भी हम एक छोटा चैप्टर बना के पढ़ते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। क्योंकि पहले हम बात करते हैं स्मूथ सरफेसेस की, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि मतलब क्या है फोर्स का, कैसे फोर्स का यूज होता है। तो हम सरफेसेस को स्मूथ मान के चीजों को डिस्कस करते हैं, और फिर बाद में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वैसे हम चीजों को देखते हैं। चलो अब सबसे पहले, जैसे सबको पता होगा 3 लॉज हैं न्यूटन के। तो किसी को याद है तीनों लॉज क्या होते हैं, 3 लॉज? तो चलो फर्स्ट लॉ कौन बताएगा? सर लिखना है कि बताना है? बताना है, बता दो। सर एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और मोशन अंटिल नो
सर सेकंड याद नहीं आ रहा, कोई फोर्स वाला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, और किसी को? सर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ होता है, सेकंड क्या होता है? The rate of change of momentum is directly proportional to force applied. हाँ सही है। तो सेकंड लॉ होता है फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलो, तो सबसे पहले हम थर्ड लॉ की बात करते हैं, थर्ड लॉ से शुरुआत करते हैं। तो थर्ड लॉ सिंपल शब्दों में तो यही होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी और जानकारी हमें होनी चाहिए जिससे कि हम बता सकें कि थर्ड लॉ एक्चुअली में क्या मतलब है उसका। तो पहले तो हम देख ही लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन ये, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है। एक्शन एंड रिएक्शन किस पे होता है? दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है और सेम टाइम पे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मली होता है कि एक ने दूसरे की जगह पिटाई कर दिया, दूसरे ने जाके परसों पिटाई कर दी उसकी पहले की, तो ये नहीं है एक्शन रिएक्शन, है ना। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे होगा, डिफरेंट बॉडीज पे होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा उसका, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट होगी। और एक और चीज, एक्शन जिस नेचर का होगा रिएक्शन भी उसी नेचर का होगा। जैसे एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल हो जाएगा। एक्शन अगर नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का हो गया तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बता रखा है कि द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ मीन नथिंग बट द फोर्स। एक और चीज जो हम एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं क्या है? फोर्स है। यानी कि फोर्स हमेशा किसमें एक्ट करते हैं? पेयर्स में। तो ए वाली बॉडी बी पे जितना फोर्स लगाएगी बी वाली बॉडी उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, फिर द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन in the third law may give a wrong impression that action comes before reaction। ठीक है, वही चीज मैं बता रहा था कि अपने को ऐसा लग सकता है कि एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में होगा, ऐसा नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। और हम किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक्शन है वो रिएक्शन नहीं, कोई एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन, कोई भी एक्शन बोला जा सकता है, कोई भी रिएक्शन बोला जा सकता है। ऐसी कोई फिक्स चीज नहीं है कि इसको एक्शन बोलना है इसको रिएक्शन। फिर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और तो इसको थोड़ा सा हम समराइज करके बोले तो देखो, एक्शन रिएक्शन क्या है? तो पहली बात, जो करेगा क्या करेगा? एक्शन करेगा, उस पे रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि रिएक्शन किसी और पे हो जाए। जो एक्शन करेगा उस पे रिएक्शन होगा, जिस समय करेगा उसी समय होगा। ठीक है, जो एक्शन करेगा उसी पे रिएक्शन होगा, जिस समय करेगा उसी समय होगा, जिस दिशा में करेगा मतलब जिस डायरेक्शन में करेगा उसके विपरीत दिशा में होगा रिएक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जिस नेचर का होगा एक्शन उसी नेचर का होगा रिएक्शन। तो ये कुछ चीजें हमें एक्शन रिएक्शन में याद रखनी है समझ के। ठीक है, अच्छा, अब जब हम आगे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम एक सिस्टम की बात करते हैं। देखो, सिस्टम का मतलब क्या होता है? नॉर्मली सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो यहां भी हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ में एक सिंगल ब्लॉक को अपना सिस्टम मान सकते हैं। तो सिस्टम हो गया, उसके बाहर सब कुछ क्या हो गया? एक सराउंडिंग हो गई। हम दो ब्लॉक को एक कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। न्यूटन्स लॉ जब भी हम अप्लाई करते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं या कई बार ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को ही क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स विच इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो हमने जो ब्लॉक्स कंसीडर किए वो हमारा सिस्टम हो गया।
अब जो सिस्टम की बाउंड्री है उसके अंदर और बाहर के हिसाब से हम कैसे फोर्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। तो एक होता है इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस एक्टिंग विद इन अ सिस्टम अमंग इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो जैसे हमने मान लो ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको अपना सिस्टम मान लिया ए और बी। अब इनके बीच में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपसी जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस क्या हैं? इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? Forces exerted on the constituents of a system by outside surrounding are called external forces. बाहरी सराउंडिंग जनरली क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लग रहा है? बाहर से लग रहा है, वो कैसा हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी बीक देखें, अगर मान लो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है सिस्टम, तो ये ए और बी का तो सिस्टम हो गया। इनके बीच में जो नॉर्मल लगेगा ए और बी के बीच में, वो इंटरनल हो गया। लेकिन ग्राउंड से जो बी पे नॉर्मल लगेगा वो सिस्टम के लिए कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। इस पे जो वेट लगेगा पूरे सिस्टम का, वो एक्सटर्नल हो जाएगा ऐसे। तो जो सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। जो सिस्टम के अंदर फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। अब हमने क्या देखा? फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एक्ट करते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बी ए पे फोर्स लगाएगा उसी का रिएक्शन पेयर ए बी पे लगाएगा। तो जब उनको जोड़ोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इफ यू आर कंसीडरिंग दिस सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज ए होल, देन एफ ए बी विच इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आर इंटरनल फोर्सेज ऑफ दिस सिस्टम। तो वो इंटरनल फोर्स हो गए, ठीक है ना। ए ने बी पे जो फोर्स लगाया, बी ने ए पे जो फोर्स लगाया। अब ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दे ऐड अप टू गिवन नल फोर्स। तो वो ऐड होकर क्या दे देंगे? जीरो फोर्स दे देंगे। तो इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं सिस्टम में, वो हमेशा क्या हो जाता है? उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो जब भी हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं तो हम इंटरनल फोर्सेस नहीं देखते, एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं और उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और सिस्टम के बाहर से जो भी फोर्स लग रहे हैं वो है एक्सटर्नल फोर्सेस, और वही सिस्टम के मोशन को या स्टेट को ज्यादातर अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक डाउट आया है पुष्पक का कि सर प्रेशर और फोर्स दोनों डिफरेंट होते हैं। देखो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो प्रेशर जो है वो डिफरेंट चीज है। प्रेशर क्या होती है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स फोर्स होता है। देखो दोनों में क्या अंतर है? सिंपल सी बात यह है, प्रेशर मतलब जैसे हिंदी में अपन बोले तो दबाव होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो तुमने अपने हाथ से यहां से प्रेस किया, ठीक है, इस जगह से तुमने अपने हाथ से प्रेसिंग की, तुमने फोर्स लगाया F, और एक जब तुम्हारा ही दूसरा हाथ मान लेते हैं, तुम्हारा एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है ना। तुमने यहां से भी F फोर्स से लगाया, दोनों जगह से तुम F फोर्स लगा रहे हो, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी। तो किस हाथ को खतरा ज्यादा है? राइट हैंड। राइट हैंड को खतरा ज्यादा है। क्यों? फोर्स तो तुमने सेम ही लगाया, फिर क्यों खतरा ज्यादा है? सर वो एरिया। हाँ, तो प्रेशर में सिर्फ फोर्स मैटर नहीं करता। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सेम फोर्स होने के बावजूद अगर एरिया कम या ज्यादा है, उससे प्रेसिंग इफेक्ट अलग हो जाता है, प्रेसिंग इफेक्ट में फर्क पड़ता है। तो राइट हैंड वाले साइड पे देखोगे एरिया कम है, तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए नाइफ की एक शार्प एज होती है, एक कम शार्प वाली होती है। तो शार्प एज कट करने के लिए यूज की जाती है कि हम सेम फोर्स लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा? प्रेसिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो जो प्रेशर है वो प्रेसिंग इफेक्ट को डिनोट करता है, और वो प्रेसिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस है फोर्स और एरिया में, प्रेशर में। तो फोर्स दोनों केस में सेम था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ने लगाया, लेकिन प्रेशर दोनों जगह पे अलग अलग हो जाएगा क्योंकि एरिया अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम ये बोर्ड पे पिन लगाते हैं, नोटिस बोर्ड वगैरह पे, उस पे क्या होता है? एक वो होती है पॉइंटेड एज होती है, दूसरी फ्लैट वाली होती है। तो फ्लैट वाली को अगर हम हाथ से भी दबा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पॉइंटेड एज है वो घुस जाती है नोटिस बोर्ड में। उल्टा करके लगाओगे
तो पॉइंटेड तुम्हारे हाथ में घुस जाएगी। ठीक है, क्यों? फोर्स तो उतना ही लगा रहे हो लेकिन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एरिया कम होने से। तो ये डिफरेंस है प्रेशर और फोर्स में। अब एक टर्म यूज की जाती है फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब भी हम प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बॉडीज हैं उन पे क्या करते हैं, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कैलकुलेशन के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम बनाया जाता है उसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में हम इसको FBD भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अ फ्री बॉडी डायग्राम consists of a diagrammatic representation of a single body or a subsystem of bodies isolated from its surroundings showing all the forces acting on it। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसमें सिंगल बॉडी भी हो सकती है अगर हमने सिंगल बॉडी को सिस्टम माना, या ग्रुप ऑफ बॉडीज भी हो सकता है अगर हमने उसको सिस्टम माना। और उसमें क्या करेंगे, इंटरनल फोर्सेस नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो ही हो जाता है। तो सारे फोर्सेस बनाएंगे। सारे में मेनली कौन से फोर्सेस बनाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है ना। तो क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेट इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली स्पेसिफाइंग इट्स बाउंड्री। तो हमको जिस ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करें कि भैया ये ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है, उसको आइसोलेट कर दें उसकी सराउंडिंग से, मतलब फ्री कर दें एक तरीके से। ठीक है, और उसकी बाउंड्री डिफाइन कर दें कि भैया ये हमारा सिस्टम है, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तीन है, जो भी है वो हमारा सिस्टम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर फर्स्ट ड्रॉ नॉन कॉन्टेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस इन द डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट वाले फोर्सेस। नॉन कॉन्टेक्ट जनरली अभी हमारे लिए क्या होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बना देंगे कहां की तरफ, अब देखो वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, लेकिन अर्थ इतनी बड़ी है कि उसको हम फ्लैट जैसा मान सकते हैं। तो नॉर्मली हम उसको वर्टिकली डाउनवर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड वो बन जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं पे अर्थ ही बना के दे दी तुम्हें सिस्टम में, ठीक है ना, कई बार ऐसे बेवकूफ बनाने को दे देते हैं कि बोल दिया कि ये अर्थ है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, बताओ इस पे फोर्स कहाँ लगेगा। इस पे ऐसा बताना है कि अर्थ ऐसे फोर्स लगा रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम सरफेस की बात करते हैं, भैया एक सरफेस है, एक पार्टिकल है, तो इस पे अर्थ कहाँ फोर्स लगा रही होगी, ऐसे। लेकिन अर्थ ही बना के दे दी तो अर्थ कहाँ फोर्स लगाती है, अपने सेंटर की तरफ। तो अगर पार्टिकल और अर्थ दे दिया तो फोर्स कहाँ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ mg फोर्स, ऐसे दिखाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको यूज करनी है ऐसे केसेस में। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, वेट, जो बेसिकली तो कहां लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। लेकिन जनरली जब हमें सरफेस दिया होता है फ्लैट जैसा, मतलब अर्थ बहुत बड़ी है तो अर्थ को हम एक फ्लैट जैसा सरफेस मान लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं वैसे केसेस में। फिर ड्रॉ कॉन्टेक्ट फोर्सेस विच एक्ट्स एट द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम। पहले हमने नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बनाया जो जनरली वेट होता है, फिर हम कॉन्टेक्ट फोर्स बना दें। देखें जहां जहां भी कॉन्टेक्ट, किसके, सिस्टम के अंदर के कॉन्टेक्ट नहीं देखने, सिस्टम की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में कहां कहां पर कॉन्टेक्ट है, वहां पर हम क्या बनाते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। जनरली कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, या कोई अप्लाइड फोर्स, मतलब हमने कहीं धक्का दे रखा है तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स हमारे लिए कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। तो ये फोर्सेस हम सब बना देंगे। फिर ध्यान रखना है, इन फ्री बॉडी डायग्राम इंटरनल फोर्सेस आर नॉट ड्रॉ। इंटरनल फोर्सेस ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को ड्रॉ किया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम में। तो जैसे अब हम एग्जांपल से समझते हैं एक चीज को। मान लो एक ब्लॉक है m मास का, ग्राउंड पे रखा हुआ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है ब्लॉक का। ठीक है, फिर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक, एक्शन रिएक्शन पेयर। इफ आंसर इज नो, ड्रॉ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो देखो इसको वैसे बना रखा है हमने फिगर में, मगर मैं इसे समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक को क्या कर दो, फ्री कर दो। फिर ब्लॉक को हमने फ्री कर दिया, उसकी सराउंडिंग से हटा दिया। अब क्या देखना है इस पे, सबसे पहले नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ कहां खींच रही होगी, अपने सेंटर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये अर्थ ने फोर्स लगाया mg। फिर देखो इसका कांटेक्ट, कितनी जगह पर कांटेक्ट है इसका, एक ही कांटेक्ट है। ठीक है, सरफेस के साथ।
तो कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगेगा, कांटेक्ट के कारण कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा बॉडी पे? मतलब ये ब्लॉक अर्थ को नीचे प्रेस कर रहा होगा, अर्थ इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रही होगी, तो ये नॉर्मल फोर्स। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस बॉडी पे, ठीक है। तो एक तो इसका वेट हो गया mg, एक कांटेक्ट के कारण लग गया नॉर्मल। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, नॉर्मल और mg दो फोर्सेस पे लग गए। तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या ये जो अब दो फोर्सेस हमने बनाए हैं, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? अब ये बताओ, क्या ये जो हमने दो फोर्सेस बनाए इस बॉडी पे, आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? अदिति कह रही है नो। अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है? तो हेमांगी भी कह रही है नो, पुष्पक कह रहे हैं यस, एकांश कह रहा है नो। अच्छा अदिति, क्यों नहीं है ये एक्शन रिएक्शन? एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे लगते हैं। सेम बॉडी पे लगते हैं? ये सेम बॉडी पे तो लग रहे हैं। सर सेम बॉडी पे नहीं लगते। सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं, हाँ ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन हमने क्या बोला था? सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं, अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। तो ये दोनों तो सेम बॉडी पे लग रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। दूसरा एक और चीज मैंने बोली थी कि एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर के होते हैं। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। तो एक्शन mg है तो रिएक्शन नॉर्मल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यही था, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्शन रिएक्शन, तो नो। अगर आंसर नो है तो फिर एक्शन रिएक्शन बताओ कहां भाई। हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है। तो अगर ये आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं है तो इनके रिएक्शन का है। मान लो ये mg एक्शन है, तो mg का रिएक्शन कहां पर है? ये कोई बताएगा? सर मतलब ब्लॉक का मास जो है वो बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, तो मतलब ब्लॉक बहुत ज्यादा कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पर। हाँ, तो देखो हमने क्या बताया था, जो एक्शन करेगा उसी पे रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं कि तीसरे पे रिएक्शन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया यहां पर? ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया? किसके कारण लगा ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ। अर्थ के कारण। तो उसका रिएक्शन किस पे लगेगा? अर्थ पे। समझ आ रहा है? जो एक्शन करेगा उसी पे रिएक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो इसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, mg नीचे। अच्छा, नॉर्मल हम ऐसे नीचे बना सकते हैं, एक वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको ऊपर भी बना सकते हैं। ऊपर का मतलब ये नहीं कि किसी ने हवा में खींच लिया, मतलब ये कि ग्राउंड ने उसको ऊपर की तरफ धक्का दिया। तो जैसे मैंने यहां बनाया तो वो एक्चुअली दिख रहा है, बाकी वो वेक्टर है तो उसको हम ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली कई बार ऊपर बना दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने ऊपर से पकड़ के उठा लिया, ये समझने वाली बात है कि हमें क्लियर होना चाहिए, अर्थ इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, ठीक है। तो N एंड mg ये फोर्सेस हो गए। अब दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, क्यों? क्योंकि सिंस पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन रिएक्शन किस पे एक्ट करते हैं? डिफरेंट बॉडीज पे, और वो सेम नेचर के होते हैं, तो इनका नेचर भी डिफरेंट है। अब एक्शन रिएक्शन नहीं है तो इनके रिएक्शन कहां है? तो देखो इसको क्या मैं और थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करूं, तो मान लो हम अर्थ भी बना लें, ठीक है। सपोज ये, वैसे उसकी बनाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस है कि अर्थ है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने क्या किया, ये हमने वही बनाया हुआ है अर्थ को, लेकिन थोड़ा पूरा अर्थ बना के मैं समझा दूं। हमने फ्री किया ब्लॉक को, तो ब्लॉक पे mg फोर्स लगा। ये mg फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। तो इसका रिएक्शन पेयर अर्थ पे ही लगेगा। कहां? कितना लगेगा? सेम मैग्नीट्यूड का। तो जो एक्शन करेगा उसी पे रिएक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस समय करेगा उसी समय होगा, ठीक है। तो अर्थ ने ब्लॉक पे mg लगाया, तो ब्लॉक भी अर्थ पे mg फोर्स लगा रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये mg का रिएक्शन पेयर होगा।
फिर अर्थ ने ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया कांटेक्ट के कारण, तो ब्लॉक भी अर्थ पे एक नॉर्मल लगा रहा है कांटेक्ट के कारण नीचे की तरफ, ये नॉर्मल का रिएक्शन पेयर होगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ mg ऑफ ब्लॉक एक्ट्स ऑन अर्थ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहां भी बना रखा है कि अर्थ पे जो mg लगेगा ये एक्शन रिएक्शन हो गया। एंड पेयर ऑफ नॉर्मल एक्ट्स ऑन सरफेस एज शोन इन फिगर, तो अर्थ ने ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया, ब्लॉक ने अर्थ पे नॉर्मल लगा दिया, ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये कोई दिक्कत इसमें किसी को? सर हाँ सर आपने बोला था कि जितने कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं उतने नॉर्मल होता है, तो इसमें दो नॉर्मल है तो एज अ पेयर उन्हें एक ही कंसिडर करते हैं? नहीं, एक बॉडी का तो एक ही है ना, मतलब अर्थ अलग बॉडी हो गई, ब्लॉक अलग हो गया, तो ब्लॉक का एक कांटेक्ट सरफेस है तो ब्लॉक पे नॉर्मल है, अर्थ का एक कांटेक्ट सरफेस है अर्थ पे नॉर्मल है, वो है दोनों के लिए मतलब एक पेयर, और एक्शन रिएक्शन पेयर है तो न्यूटन्स लॉ से उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है ना, तो एक बॉडी की बात करते हैं जब भी हम, जैसे न्यूटन्स लॉ में एक बॉडी की या सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक को जब हम एज ए बॉडी या सिस्टम देख रहे हैं तो इसके कितने कॉन्टेक्ट सरफेस है? इसका एक है, किससे है? अर्थ से, तो अर्थ का भी एक कॉन्टेक्ट सरफेस है वो, तो अर्थ के कॉन्टेक्ट के कारण अर्थ पे नॉर्मल लग रहा है, ब्लॉक के कॉन्टेक्ट के कारण ब्लॉक पे, वाली वो कॉन्टेक्ट सरफेस कॉमन है। ठीक है, अच्छा एक और ये दे रखा है, टू स्फीयर ए एंड बी आर प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स एज शोन इन फिगर, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ बोथ दी स्फीयर्स। ये दो स्फीयर्स हैं, इनका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। और तुम बना के तो कैसे बताओगे? चलो फिर भी एक बार कॉपी में बनाओ और फिर मैं पूछूंगा किस पे कितने फोर्स लग रहे हैं ऐसा टाइप से, तो बना के डन लिख देना चैट पे, बनाओ और जब हो जाए तो चैट पे लिख देना डन। तो ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं? हाँ सुहानी बताओ, ए पे कितने फोर्स लगेंगे? 4। ओके, कितने नॉर्मल लगेंगे ए पे? 3। ठीक है, और बी पे कितने फोर्स लगेंगे? 3। चलो, तो देखो क्या करना है, तो ये भी बना रखा है हमने, लेकिन फिर भी मैं एक बार इधर बना देता हूं। तो पहले हम ए की बात करें, तो देखो ए पे सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा कहां की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, तो हो जाएगा मास ऑफ ए इंटू जी, ये हो जाएगा। अब इसके 3 कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाला और ये वाला, 3 कॉन्टैक्ट सरफेस है तो 3 नॉर्मल। और सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में नॉर्मल कैसे लगता है? टुवर्ड्स दी सेंटर, तो एक तो ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा सेंटर की तरफ, इसको मैं n1 बोल दूं। ठीक है, इस वॉल से लगेगा सेंटर की तरफ तो वो ऐसा हो जाएगा, किसको मैं n2 बोल दूं। और एक इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, ये जो ऐसे इधर वाला, ठीक है ना, थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करना है। कहीं हम हॉरिजॉन्टल बना देंगे तो वो दिखने में गलत दिखेगा, भले हमको क्लैरिटी हो, लेकिन फिर भी बनाना थोड़ा वैसे ही है जैसे ही स्ट्रक्चर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 नॉर्मल लग गए। अब ऐसे ही बी वाले को अगर हम देखें तो बी वाले पे इसका वेट कहां की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, मास ऑफ बी इंटू जी। लेकिन बी देखोगे ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, बी के सिर्फ 2 कांटेक्ट हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। अच्छा, ये वाला जो कांटेक्ट है ये ए और बी का कॉमन कांटेक्ट है, तो कॉमन कांटेक्ट है तो फोर्स एक्शन रिएक्शन वाले लगेंगे। तो N3 जो है वो बी ने ए पे लगाया तो उसी का रिएक्शन फिर ए बी पे लगाएगा, तो ए बी पे जो लगाएगा वो ऐसे सेंटर से पास होता हुआ लगा देगा N3 का ही रिएक्शन पे, तो इसको मैं N3 बोल सकता। और जो वॉल से लगेगा वो नया नॉर्मल है तो उसको मैं कुछ नया नाम दे दूं, तो उसको मैं बोल दूं N4। तो ऐसे ये नॉर्मल लग जाएंगे। यही हमने वहां यहाँ पे बना के बता भी रखा है कि ए वाले पे MAG, ये तो उसका वेट हो गया, वॉल से जो नॉर्मल लगा N1, ग्राउंड से जो नॉर्मल लगा N2, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस का जो नॉर्मल लगा NAB। ठीक है, फिर बी वाला जो है इस पे MBG नीचे की तरफ लगा,
वॉल से नॉर्मल लग गया N3, ठीक है, इसको N3 बोल दिया इन्होंने, तो इसको NBA बोल दिया, तो हमने उसको N3 बोल दिया, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सब अननोन है हमारे लिए। तो ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, ठीक है, तो इधर पे NAB एंड NBA आर एक्शन रिएक्शन पेयर। अब देखो इसमें कुछ और हम केसेस लें। मान लो ये सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और जमीन के ऊपर रखे हुए हैं, तो इनका FBD हमें बनाना है। ड्रॉ FBD ऑफ m1 एंड m2। तो FBD बनाओ इनका। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को सबसे पहले तो फ्री कर दो, है ना। तो हमने m1 वाली बॉडी को फ्री कर लिया, तो ये फ्री हो गई बॉडी हमारी। अब सबसे पहले इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। कितना? m1 इंटू जी। अर्थ कितना फोर्स लगाएगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर m1 के कितने कॉन्टेक्ट सरफेस है? तो एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस है m1 का, तो एक कॉन्टेक्ट सरफेस है तो एक नॉर्मल लग जाएगा ऊपर की तरफ n1। तो बस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। उसके बाद m2 का देखें। अब देखो इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो कई बार स्टूडेंट करते हैं, m2 पे क्या लगा देते हैं? m1 प्लस m2 जी फोर्स लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। m2 इसका मास कितना है? m2। अर्थ इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है? उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m2 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? m2g लगेगा बस। लेकिन कांटेक्ट फोर्स, तो m2 के दो कांटेक्ट हैं, एक ऊपर m1 से भी है और एक नीचे m2 मतलब ग्राउंड से भी है। तो m2 और m1 के बीच में जो फोर्स है, तो m2 ने m1 पे n1 लगाया, तो उसका रिएक्शन पेयर m2 पे क्या लगेगा? n1 नीचे लगेगा। और ग्राउंड जो है वो m2 पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? n2 के बराबर हो जाएगा। तो ये m2 का फ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो कितने लोगों का सही है दोनों का? अगर सही है तो लिख दो करेक्ट, सही है। चलो एकांश का भी सही है, ओके गुड, ठीक है। तो अगर सही है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ऐसे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का आइडिया होना चाहिए। तो आज जो है इतना ही करते हैं हम कवर, ठीक है। तो देखता हूं मैं कुछ होमवर्क वगैरह हो पाएगा तो इसमें दूंगा, थोड़ा सा इसको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम बेसिक चीज है। फिर आगे इसी से हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, फोर्स की, एक्सीलरेशन की। तो ये अच्छे से हमें समझनी है चीजें जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। और जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें फुल फोकस से चीजों को समझना है, और अच्छे से अगर मतलब साथ साथ चलते रहेंगे, समझते रहेंगे, करते रहेंगे, तो डेफिनेटली मतलब चीजें आराम से समझ आती रहेंगी। अगर हम थोड़ा सा वही ढीले हो गए, गैप ले लिया, क्लास मिस कर दी बीच में, तो वहां पे धीरे धीरे क्या होती है? दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए रेगुलर रहो और चीजों को साथ साथ करते रहो, ठीक है। और अभी जब तक ज्यादा नया काम शुरू नहीं होता तब तक पुरानी टॉपिक करते रहो। मैं रिलेटिव की प्रैक्टिस शीट शायद नहीं भेजी है, उसको भी भेज दूंगा, ठीक है। अगर शायद होगी तो देखता हूँ, तो वो रिलेटिव की अगर प्रैक्टिस शीट होगी तो वो भेज देंगे, तो उससे प्रैक्टिस में और थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस करके हम अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, तो कुछ नहीं पूछना? चलो फिर ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। तो अपनी पढ़ाई करो अच्छे से।